हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उससे आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप लोग वो चीज़ फेस कर रहे हो। टॉपिक है सोशल इश्यूज़ में से बेरोज़गारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ये वाली प्रॉब्लम आप सभी के साथ में आ रही है। तो इस प्रॉब्लम के साथ में आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें पारिभाषिक शब्दावली की, वैसे तो अर्थ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी को पता है ये चीज़ें, बट फिर भी अगर पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने परिभाषित करने की कोशिश करी है। कार्ल प्रीबॉम ने कहा था कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वो दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक हो जाती है। मतलब जो श्रम शक्ति की पूर्ति है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी काम करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि जो कार्य करने के स्थान है यानी जो काम है वो कम हो जाता है। काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और जो वैकेंसीज हैं वो कम है, तो वहाँ पर होगी बेरोजगारी। ये कहा था कार्ल प्रीबॉम ने। जी.आर. मदान ने कहा था कि जब स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर कार्य नहीं मिल पाता तो वो स्थिति बेरोजगारी की मानी जाएगी। मतलब जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल पा रहा। फेयरचाइल्ड ने कहा कि बेरोजगारी वो स्थिति है जिसमें सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर किसी व्यक्ति को बलपूर्वक एवं अनैच्छिक रूप से वेतन के कार्य से अलग कर दिया जाता है। मतलब उसको जो एक सामान्य वेतन है वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसको एक सही तरीके से जो काम है वो नहीं मिल पा रहा है। ये सारी दशाएं बेरोजगारी कहलाएंगी। अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक व्यक्ति काम करना चाहता है, एक काम करने वाला पर्सन वो योग्य है, उसके अंदर योग्यता भी है, वो चाहे तो वो काम को कर सकता है, उसकी इच्छा भी है, वो करना भी चाह रहा है, काम पाने के लिए वो प्रयत्नशील भी है कि लोगों के पास जा रहा है कि हाँ मुझे काम मिलना चाहिए, तो प्रयत्न भी कर रहा है, लेकिन फिर भी या तो उसको काम नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है तो आंशिक तौर पर मिल रहा है। आंशिक मतलब जैसे कि जो जिस योग्य है उसको वो कार्य नहीं मिल रहा है। कोई पीएचडी धारक है और उसको बहुत ही लो वर्क करवाया जा रहा है, तो ये आंशिक वर्क हुआ कि जो जिस के लायक है उसको उस के बराबर काम नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी अवस्थाएं कहलाएंगी बेरोजगारी। प्रोफेसर राजकृष्ण ने बेरोजगारी के 4 आधार बताए थे, 4 आधारों पर, कि एक तो समय होता है, किस समय पर अवेलेबिलिटी है श्रम की लेकिन उसको उतने टाइम पर काम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ है कि या तो मिल रहा है तो उतना उसको पे नहीं किया जा रहा, उसकी आय बहुत कम है। तीसरी चीज़ है कि कार्य करने की इच्छा शक्ति है व्यक्ति की लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है। और चौथी चीज़ है कि ऐसी जगह पे उसको काम मिला जहाँ पर उसकी उत्पादनशीलता बहुत कम हो गई। ये टर्म थोड़ा समझिएगा। उत्पादनशीलता का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे कि कोई काम है, वहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता थी, मतलब 2 लोग हों फिर भी उस काम को कर लेंगे, लेकिन फिर भी लगाया कितने लोग उसमें लगे पड़े, 5-6 लोग, और काम फिर भी उतना ही हो रहा है। तो बाकी के जो 4 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, तो मतलब उनकी उत्पादनशीलता, उन्होंने क्या प्रोडक्टिविटी अपनी डाली वो ज़ीरो है। अब जैसे ऐसे ही होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, अब उसको आप लो ग्रेड पे काम करवा रहे हो तो वहाँ पर भी वो सही तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा और फिर उसकी जो उत्पादनशीलता है वो हो जाएगी ज़ीरो। उत्पादनशीलता का मतलब हुआ कि उसने कितना प्रोडक्टिवली अपना काम किया, उसके आने से उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मतलब कि उत्पादनशीलता शून्य हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? तो ये हो गई उत्पादनशीलता। अब थोड़ा देखते हैं बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पुटअप होते, पिछली बारी भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था बेरोजगारी के प्रकारों में से, तो इनको थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट है चूंकि, तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बेरोजगारी है संक्रमणकालीन या त्रिशंकु भी इसको कहते हैं, या इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि एक समय में जो भी कार्य है उसको हमने अगर फिनिश कर लिया तो दोबारा हमारे लिए काम का अभाव हो जाए, या एक मौसम में ही हमारे लिए सिर्फ काम अवेलेबल हो, बाकी के मौसम हम
खाली रहें। तो ये होगा कि एक टाइम में हमारे पास काम है, उसको ख़त्म किया तो बाद में फिर कोई काम नहीं है। अब जैसे कि किसी को टाइपिंग वर्क दिया जाए, 1 महीने का टाइपिंग वर्क है, बाकी के 11 महीने वो फ्री रहता है, तो इसको भी इसी श्रेणी में डालेंगे। जैसे बर्फ़ कारखाने के लोग होते हैं, अब बर्फ़ कारखाने में जो काम होता है मोस्टली गर्मियों में होता है, और बाकी के महीने जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो सब लोग ऐसे ही फ्री रहते, खाली रहते, तो वो लोग बेरोजगार रहते। तो ये चीज़ है त्रिशंकु, या इसको बोलते हैं संक्रमणकालीन या फिर मौसमी बेरोजगारी, ये चीज़। दूसरा प्रकार है चक्रीय बेरोजगारी। यहाँ पर क्या होता है कि व्यापारिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी व्यापार में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई तो बहुत ज़्यादा लेबर लगा लिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखो, जो रोजगार के अवसर हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? डिमांड से। जितना ज़्यादा बाजार में लोग खपत करेंगे उतना ही ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे, और खपत लोग तभी करेंगे जब उनके पास पैसा होगा। तो ये ना एक दूसरे से बंधे बंधे चलता है, सीक्वेंस, मतलब वो क्या बोलते हैं, चक्र में, कि एक दूसरे को प्रभावित करेगा। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो बाजार में तेज़ी आ गई, किसी चीज़ की डिमांड है उसमें तेज़ी आ गई, उसमें बहुत सारे लेबर लगा लिए, उस टाइम पे तो लेबर लगा लिए, फिर मंदी आ गई, अब वहाँ पर लेबरों की या जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी, उनकी सबकी छटनी शुरू हो गई, भाई बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण इस बारी के कोरोना काल में देखा जा सकता है। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे रिसर्च, ऐसे सर्वे सामने आए थे कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार गंवाया है कोरोना काल में। बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, कारखाने में काम करने, बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार गंवाया है। क्यों? मंदी का दौर चल रहा था, इतनी ज़्यादा डिमांड थी नहीं, लोग सिर्फ जो उनकी नीड्स थी बहुत ज़्यादा, जैसे खाने पीने वाली जो मेन नीड्स थी, सिर्फ उन पे खर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आगे पता नहीं क्या होगा, साल भर के लिए सेविंग करनी पड़ जाए तो कुछ पता नहीं। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि लोग अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्चा करते हैं। तो जब बाकी चीज़ों पर खर्चा नहीं हो रहा है तो बाकी चीज़ों की डिमांड भी कम है। जब मार्केट में डिमांड कम है तो वो चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी, जब बननी बंद है तो कारखानों में काम भी खत्म है और रोजगार के जो अवसर हैं वो भी कम हो रहा है। तो ये जो व्यापारिक उतार चढ़ाव आता है, तेजी मंदी आती है, ये भी बेरोजगारी, इससे जो बेरोजगारी होती है इसको बोलते हैं चक्र चल रहा है। तेजी आई तो बहुत सारे लोगों को लगा लिया, और फिर मंदी आई तो फिर से उतने लोगों को हटा दिया। तो ये चक्र के जैसे चलता है, चक्रीय बेरोजगारी। तीसरा प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझिए। संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब जहां पर स्ट्रक्चर में कुछ कमी है। स्ट्रक्चर में क्या कमी है कि बेरोजगारी है, तो पूंजी और रोजगार के जो अवसर हैं उनकी जो मात्रा है वो सीमित है, लेकिन काम मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा कब होता है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे भारत में आजकल है। तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि काम करने वाले 20 लोग तैयार हैं, और जो काम है, जो पूंजी है, जो रोजगार के अवसर हैं वो मुश्किल से 5 ही हैं। तो बाकी के 15 लोग क्या करेंगे? बेरोजगार रहेंगे। तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी, जहां पर स्ट्रक्चर में कमी है कि पूंजी और रोजगार की मात्रा सीमित है, लेकिन काम मांगने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये टर्म्स, ये याद कर लेना मेन, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है। ऐसे तो मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं रहेगा, ये टर्म्स ही पूछेगा ऐसे ऐसे। चौथा प्रकार प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। ये पिछली बार ही पूछा गया था। ये क्या होता है? जहाँ पर जो श्रमिक की या कामगार की उत्पादकता जो है वो शून्य हो जाती है, उसका उत्पादनशीलता बिल्कुल ज़ीरो है, उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे कृषि क्षेत्र में है, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, अब है छोटी सी जमीन का टुकड़ा, वहां पर लगने चाहिए 5 लोग, लेकिन पूरा परिवार उसी में मिलके अपना कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वहां पर अगर बाकी लोगों को निकाल भी दिया जाए, जैसे कि वहां पे 2 लोगों का काम है, अब 5 लोग लगे हो, अगर 3 लोगों को उसमें से निकाल भी दिया जाए, ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगे पड़े हैं, तो वहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। तो जहां पर प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, श्रमिक की उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी होती है। क्वेश्चन ये आया था कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में।
और संरचनात्मक तो ये मोस्टली औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी ये भी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। और ये संक्रमणकालीन ये भी पाई जाती है। ये संक्रमणकालीन और मौसमी ये कृषि और औद्योगिक दोनों में पाई जाए, क्योंकि मौसमी कृषि में भी होता है, मौसम के अनुसार किसी मौसम में काम है, किसी मौसम में बिल्कुल किसान लोग फ्री हैं, तो ये चीज़ रहती है यहाँ पर। तो ये दोनों उसमें भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला प्रकार है प्रौद्योगिकी या तकनीकी बेरोजगारी, जहाँ पर जो मानव श्रम शक्ति है उसका स्थान मशीनें ले ले। मतलब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि उसने जो मनुष्यों का जो रोजगार है उसको ख़त्म कर दिया। जैसे एक कंप्यूटर कहीं पे लगा दो, एक मशीन कहीं पे लगा दो, तो समझ लो वो 10 लोगों के रोजगार को ख़त्म कर रही है, क्योंकि जो काम 10 लोग अकेले करते थे वो एक मशीन अकेले कर रही है। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी या मशीन श्रम शक्ति मानव श्रम शक्ति का स्थान ले ले तो उसको बोलेंगे प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तकनीकी का, तो ये प्रौद्योगिकी तकनीकी बेरोजगारी कहलाएगी। ये औद्योगिक क्षेत्र में भी देखी जा सकती है, कृषि क्षेत्र में भी आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो वहाँ भी देखी जा सकती है। अस्थायी बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी अब जैसे कि मोस्टली जो स्टूडेंट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं अस्थायी बेरोजगारी। जैसे किसी ने नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी उसका हो गया कंप्लीट, किसी ने बीएड कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब उसकी एजुकेशन तो कंप्लीट है, बीटेक हो गया, तो सारी एजुकेशन तो कंप्लीट है, प्रशिक्षण तो उसका हो गया, लेकिन तुरंत उसको काम नहीं मिल पा रहा। जबकि होना क्या चाहिए कि वो प्रशिक्षण खत्म करने के बाद इंसान को तुरंत रोजगार मिले, रोजगार के साधन अवेलेबल हो, लेकिन प्रशिक्षण मिल गया, शिक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये आप लोगों को स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा झेलने को मिलता है अस्थायी बेरोजगारी। जैसे आप लोग अभी झेल रहे हो अस्थायी बेरोजगारी की, आप लोगों ने डिग्री ले रखी है लेकिन आपको काम उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो ये है अस्थायी बेरोजगारी। सातवीं है ऐच्छिक बेरोजगारी। यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति के पास योग्यता तो है, लेकिन या तो उसको काम सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, यानी जो वो करना चाह रहा है वो नहीं मिल पा रहा, या तो उसको वेतन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, मतलब वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा वेतन मिले और उसको कम वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा कि सोचेगा ठीक है इतने में काम करने से तो अच्छा है घर पे ही बैठे रहो, तो काम नहीं करेगा। तो अपनी इच्छा से वो बेरोजगार है। इच्छा का मतलब ये कि या तो उसको वेतन सही से नहीं मिल पा रहा, या फिर काम की जो दशाएं हैं वो सही नहीं है, तो वो सोचेगा कि ठीक है मैं नहीं कर रहा, तो यहाँ पर अच्छी बेरोजगारी लागू होगी। आठवां प्रकार है अर्ध बेरोजगारी, जहां पर आपको काम मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है। मतलब आप जिसके योग्य हो आपको वो काम नहीं मिल रहा, योग्यता से कम काम मिलना। जो अभी एक आया था ना कि पीएचडी धारक 4th ग्रेड की जो सेवाएं हैं वो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें बेरोजगारी वाली चीज़ें फैली हुई हैं, तो योग्यता से कम काम मिलना। खुली बेरोजगारी, काम के अभाव में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, जहाँ पर ओपनली हम देख सकते हैं कि लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, शहरों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो खुली बेरोजगारी ये होती है। अब ये तो हो गए बेरोजगारी के प्रकार। अब बेरोजगारी के कारण क्यों ये सिचुएशन आती है, तो इलियट और मेरिल ये इन्होंने इनकी पुस्तक थी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इलियट और मेरिल की, तो इसमें इन्होंने बताया था कि मुख्यतया 2 कारण होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है जो अवैयक्तिक यानी सामाजिक कारण है। तो व्यक्तिगत कारण में हो सकता है कि शायद उसके पास उसकी शारीरिक क्षमता ना हो सकता है वो मानसिक रूप से दुर्बल हो सकता है उसके पास कार्य करने की कुशलता ना हो। मतलब शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता तो है, लेकिन जो कार्य कुशलता चाहिए होगी उस कार्य के लिए हो सकता है वो उसके पास ना हो, यानी उसको सही तरीके से प्रशिक्षण ना मिला हो, सही तरीके से उसकी एजुकेशन ना हुई हो, उसको शिक्षा ना मिली हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके पास कार्य कुशलता का अभाव हो सकता है। तो ये तो हो गया उसका व्यक्तिगत कारण। अवैयक्तिक कारण क्या हो सकते हैं? तो अवैयक्तिक कारण में जो पहला मेजर रीज़न है वो है जनसंख्या वृद्धि। जो पॉपुलेशन है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अभी मैंने समझाया था ना कि काम करने की जो जगहें हैं वो 5 और काम करने वाले कितने हैं 20, बेरोजगार कितने हो जाएंगे 15 लोग हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो भारत में जो बेरोजगारी है उसका एक मेन रीज़न है यही
जनसंख्या वृद्धि, कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि रोजगार कहाँ से आए, और कोई खुद का काम करना नहीं चाह रहा, सारे लोग नौकरी पे ही डिपेंड हैं। नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा, नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं, मतलब खुद का काम करना किसी को नहीं है। तो वो चीज़ें जो एक तो मेंटलिटी है कि नौकरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, प्रतिष्ठा मिलेगी आपको, और एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो मेन रीज़न भारत में अगर देखा जाए तो यही है। दूसरा चीज़ है कि सीमित संसाधन, संसाधन सीमित है और कितने कितने लोगों को रोजगार दिया जाए, एक ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है प्राकृतिक आपदाएं जो बीच बीच में आती रहती हैं, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी एकदम उसका ढांचा बिगड़ जाता है। जैसे प्राकृतिक आपदा अभी क्या आई, अभी कोरोना काल आया, अब इसमें क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ के रह गई, तो वहाँ पर भी रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। चौथा कारण है कृषि का पिछड़ापन। वैसे तो बहुत सारे लोग कृषि में ही उनको रोजगार मिल जाए, लेकिन जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी, पुराने तरीके से खेती हो रही है, उसमें उनकी आय बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर या तो लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं, या तो उनको वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा ठीक तरीके से। वरना अगर कृषि को व्यवसाय के तरीके से लिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। और एक प्रमुख कारण है कि दोषपूर्ण जमीन व्यवस्था, जिसके पास है उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास बिल्कुल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, तो ये चीज़ भी है। तो ये दोनों रीज़न भी हैं बेरोजगारी के। पांचवा रीज़न है कि उद्योग जो हैं वो केंद्रीकृत हो गए हैं। एक शहर में हजारों उद्योग लगे हुए हैं और कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया है। गतिशीलता में कमी है, लोग अपने जो पारिवारिक जो रीज़न है या व्यक्तिगत कारण है, अपने सामुदायिक रीज़न, उनकी वजह से वो दूर जाना नहीं चाह रहे, छोड़ के रोजगार की तलाश में दूर जाना नहीं चाह रहे। तो एक ये भी कारण है कि वो बेरोजगार घूमते हैं, अपने ही यहाँ पे रोजगार तलाशने की कोशिश करते हैं और बेरोजगार रहते हैं। और एक कारण है कि कुटीर उद्योगों का अगर ह्रास हो गया, ये मैं मानती हूँ कि एक प्रमुख कारण है। जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग होते थे, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे कि खुद से कुछ भी करना शुरू करो। देखो, जब आप जॉब करते हो तो सिर्फ आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, और जब आप कोई छोटा ही सही कोई बिजनेस शुरू करते हो, छोटा ही बिजनेस हो, तो वहाँ पर आप अपने साथ साथ किसी दूसरे तीसरे चौथे पर्सन का भी भला करते हो, क्योंकि आप वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर आप रोजगार क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे थे उनका ह्रास हुआ। क्यों ह्रास हुआ? क्योंकि बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए, मशीनीकरण हुआ, और मशीनों की वजह से एक तो वैसे ही एक मशीन लगी तो 10 लोगों का रोजगार खत्म, और दूसरे ये मशीनों से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें ज़्यादा मतलब उनकी जो कीमत है वो भी शायद थोड़ी सी कम हो, उनमें जल्दी से वो बन भी जाते हैं, और इस वजह से प्रतिस्पर्धा जब हुई तो ये वाले लोग आगे निकल गए और कुटीर उद्योगों के जो हाथ से काम करते थे वो पीछे पिछड़ गए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हुई। तो ये तो प्रमुख प्रमुख कारण। दुष्परिणाम क्या है? एक और मेन प्रमुख कारण जिसको मैं मानती हूँ, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, अगर हमारी शिक्षा पद्धति सुधर जाए तो समाज की ज़्यादातर बुराइयां सुधर सकती हैं। सारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर बुराइयां सुधर सकती हैं। हमें ऐसी शिक्षा दी जाए, हमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए कि कम से कम अगर हमें रोजगार ना मिले तो हम अपना खुद का कुछ कर सके, इस तरीके से हमें सिखाया जाए। दूसरे हमारे जो मूल्य हैं वो नौकरी के फेवर में ज़्यादा किए कि नौकरी मिल गई प्रतिष्ठा होगी, उसमें भी सरकारी नौकरी मिल गई और ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें अगर कम होंगी तो बेरोजगारी वाली चीज़ें थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं इसके बेरोजगारी से। तो जो पहली चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है वो ये है कि जब व्यक्ति के पास काम नहीं होता है तो उसके अंदर हताशा, कुंठा, निराशा ये सब कुछ आता है, और उसका व्यक्तिगत विघटन होता है, व्यक्तिगत पतन होता है। शायद वो अपराध की तरफ भी मुड़ जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगर उसका सामाजिक बंधन, उसके सामाजिक संबंध अच्छे हैं तब तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये बेरोजगार भी है और साथ में उसके सामाजिक संबंध भी कमजोर हैं तो पक्का वो अपराध की दिशा में मुड़ेगा, व्यक्तिगत विघटन होगा उसका। दूसरा दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है कि परिवार टूटते हैं। व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, अपना गांव छोड़ के या अपना शहर छोड़ के, अपना कस्बा छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इससे क्या है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, पारिवारिक विघटन देखने को मिलता है। गरीबी बढ़ती है जब लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है,
तो वहाँ पर क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। चौथा दुष्परिणाम है स्वास्थ्य पर, कि जब व्यक्ति के पास सही तरीके से पैसा नहीं है तो उसकी जो जीवन की दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं होंगी, प्रतिकूल दशाओं में उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवी चीज़ उसका नैतिक पतन होता है, वो फिर मूल्यों को नहीं मानता है, कुछ भी उसके लिए एन कैन प्रकार है, फिर वो पैसा कमाने पे आ जाता है, फिर वो कल्चरल वैल्यूज़ को भी मानना छोड़ देता है, सांस्कृतिक पतन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप बोलेंगे कि दूर कैसे किया जाए, तो ऊपर के जो कारण मैंने बताए इनमें से मेन जो एक चीज़ है दूर करने के उपायों में, एक तो जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो सुझाव है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ सुधार किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा को आगे लाया जाए, कृषि में उसके पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कैसे कृषि में उनकी आय को बढ़ाया जा सके, ये सारी चीज़ों को किया जाए। कुछ हद तक कुटीर उद्योगों और जो लघु उद्योगों को है उनको जितना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके वो चीज़ अच्छी है। ऐसे वैल्यू समाज में क्रिएट किए जाएं कि खुद का काम करना भी अच्छी बात है, मतलब सिर्फ नौकरी पे ही डिपेंड ना रहो, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये भी ये सारी चीज़ें अगर की जाएं तो अच्छी चीज़ है। इस संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं जो कि मैंने पहले भी बताई हैं, तो अभी मैं यहाँ पे अलग से नहीं बता रही हूँ। बहुत सारी योजनाएं आई, साथ में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें भी प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्राइसेम। ये 15 अगस्त 1979 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण हेतु ट्राइसेम इसकी स्थापना की गई थी, इसका शुरुआत किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए, वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच।